हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल पार्ट 9 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बिहार स्पेशल का जो हम 1 से लेके 8 तक का पार्ट बना चुके हैं। 1 से लेके 8 तक का पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बिहार स्पेशल का जो है प्लेलिस्ट होगा, चैनल पर विजिट करके बिहार स्पेशल में देख लीजिएगा। चलिए इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। आप लोगों को बताना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता जो है चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 320 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए क्वेश्चन है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन जो है 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक सेक्यूलस निकेटर था। चलिए व्याख्या देख ली। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने के शासनकाल में के समय में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। एक बार फिर से देख लीजिए, किस शासक के शासनकाल में के समय में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मगध पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री चाणक्य था। अगला क्वेश्चन है, किसकी मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत की मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यूनानियों से जो है मुक्ति दिलाने पर चंद्रगुप्त मौर्य को भारत की मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र का प्रशासन जो वर्णन है वह इंडिका है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। यहाँ शासन होगा, शासक लिखा हुआ है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसका सही उत्तर है मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य ने शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक है, अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृतांत में मिलता है। तो मेगास्थनीज के जो है वृतांत में मिलता है पाटलिपुत्र के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिलंगवत्स रहता था। तो आजीवक भविष्यवक्ता पिलंगवत्स जो है बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिलंगवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा, जो कि सही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, तो शिलालेख 13 में मिलता है पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण उल्लेख का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक के शासन काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता जो है मोगलिस पुत्र तिस ने किया था। एक बार फिर से देख लीजिए, मोगली पुत्र तिस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 251 ईसा पूर्व में हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर है, कलिंग युद्ध में जो है भारी जान माल की तबाही हुई थी, जिसे अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म जो है नैतिक आचार संहिता था। अशोक का धर्म नैतिक आचार संहिता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है बोध गया की यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में की थी। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? अशोक के स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। कौन सा अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो लोरिया अरेराज जो कि अशोक का स्तंभ लेख है, लोरिया नंदगढ़ ये भी अशोक का स्तंभ लेख है, रामपुरवा भी अशोक का स्तंभ लेख है, लेकिन रुन्नीदेई जो है अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी, यानी पूर्वी प्रदेश की जो है पूर्वी प्रदेश की राजधानी या प्राची की राजधानी की थी। कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का रामप्रसाद स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है कुम्भहार पटना में स्थित है। कुम्भहार से 80 स्तंभों वाला मौर्य कालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकती है? इसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। तो यह किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में फाहियान ने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किस शासक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफा है, सोदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार और कर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो गोपी गुफा का निर्माण जो है दशरथ ने करवाया था। चलिए दशरथ के बारे में और भी जान लेते हैं। दशरथ अशोक का पुत्र था। उसके नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से गोपी गुफा भी सम्मिलित था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मौर्य कालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त है। मौर्य कालीन चामर ग्रहणी यक्षी जो है दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। इसे स्त्री रत्न का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जैन तीर्थकरों की प्रतिमा जो है लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन क्या है? तो किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो है अपनी राजधानी बनाया था?
पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई है? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में मिस्र का राजा फिलाडेल्स ने डियोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो किसके शासन में जो है मिस्र के राजा फिलाडेल्स ने डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था? तो वह बिंदुसार के शासन में भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस उपनाम धारण किया? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस उपनाम धारण किया? तो ये स्ट्रेबो के अनुसार धारण किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, यूनानी दूत डीमालिक्स के आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? यूनानी दूत डीमालिक्स का आगमन जो है मगध के बिंदुसार शासक के दरबार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है मास्की का, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने जो है आश्रय गृह के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य में पाटलिपुत्र के प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों के 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेगास्थनीज का है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में यह केंद्रीकृत है, सही है। करों का बोझ अधिक था, यह भी सही है। प्रशासन का तंत्र कठोर था, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ में कौन सा कथन सही है? अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, ये सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ये भी सही है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवनामपीर के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो देवनामपीर के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो अशोक ने जो है अपने आप को संबोधित किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, धम्म महामाद का कार्य क्या है? धम्म महामाद का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है धर्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान का विवरण और जन कल्याण के उपाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो क्लासेस का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। हो सके तो आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और इस वीडियो का पीडीएफ वैसे भी टेलीग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।